अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 1 जून 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला करंट अफेयर है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके सदस्य देशों के द्वारा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता को फैलाना है, उसका प्रसार करना है। WHO ने पहली बार इस संबंध में 1987 में एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष से वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाएगा। यानी पहली बार वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया गया? 1988 में, याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही WHO के द्वारा बताया गया कि तंबाकू के सेवन से हर साल 70 लाख से अधिक मौतें होती हैं, याद रखेंगे। इस वर्ष की थीम क्या है वर्ल्ड नो टोबैको डे की? तो नोट कर लीजिए, कमिट टू क्विट। कमिट टू क्विट इस वर्ष की थीम है। हिंदी में इसका होगा अनुवाद, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी जर्नलिज्म डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो पूरे भारतवर्ष में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस का आयोजन किया जाता है। 30 मई ही क्यों चुना गया? तो 30 मई 1826 को हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है उद्दंड मार्तंड। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। तो ये प्रश्न GS में खूब पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे, याद रखना है। उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन हिंदी भाषा में 1826 ईस्वी में जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा किया गया। ठीक है, हालांकि एक वर्ष बाद ही यानी 1827 में आर्थिक तंगी के चलते हुए इस समाचार पत्र को बंद करना पड़ा था। तो 30 मई की महत्ता को समझते हुए हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर HDFC बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो बात करते हैं। देखिए, RBI बैंक ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं जिनको फॉलो कर कर ही लोन दिया जाता है, लेकिन HDFC बैंक ने ऐसा नहीं किया। जो रेगुलेशंस थे उनको दरकिनार कर अपने हिसाब से लोन प्रोवाइड किया, जिसके बाद RBI को जब ये पता चला तो उसने 10 करोड़ रुपए का मॉनेटरी फाइन यानी रुपए का जुर्माना HDFC बैंक पर लगाया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बात करें HDFC बैंक की तो इसकी स्थापना 1994 अगस्त में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है? असम राज्य सरकार के द्वारा। असम राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन बच्चों ने कोविड-19 में अपने माता पिता को खो दिया है, उन बच्चों का लालन पालन, उनकी शिक्षा दीक्षा सब किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। और इस संबंध में इस योजना को शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया? इसको लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा। 6 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अधिकतम बीमा लाभ 7 लाख रुपए। ठीक है, इसके साथ ही EPFO ने एक और घोषणा की है कि जो प्रोविडेंट फंड है अब उसमें 75% तक का अमाउंट निकाला जा सकता है। क्लियर हो गया, जो कोविड-19 पीड़ित के आश्रित हैं उनके द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग करते हुए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मिशन किसके द्वारा स्थापित करने की घोषणा की गई है? विद्युत मंत्रालय के द्वारा। ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत के उत्पादन के लिए कोयले का प्रयोग होता है, लेकिन अब विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि बायोमास का प्रयोग किया जाएगा। बायोमास के रूप में किसका? पराली का। ठीक है, आप जानते हैं इधर हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्रों में खासकर पराली का, इवन वेस्टर्न यूपी में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी जब चावल और गेहूं की फसल ले ली जाती है उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है उसी को पराली बोलते हैं, और इसी पराली को जलाया जाता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए
विद्युत मंत्रालय के द्वारा निर्णय लिया गया कि इसी पराली का प्रयोग किया जाएगा विद्युत के उत्पादन के लिए। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये थे भारत के महान हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है, हाल ही में 25 मई को इनका निधन हुआ था। ये पद्मश्री सम्मानित हैं और इन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर पंजाब सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है मोहाली, इसका नाम बदलकर रख दिया जाएगा बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। तो इसको भी लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा सकता है। ये कहाँ पर है? पंजाब में है। और हाल ही में बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया, 25 मई को शायद हुआ है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है? तो ये दर्जा कौन देता है किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी केंद्र को? तो ये दिया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने प्रदर्शनी जहां होती है, जहां पर निश्चित है कि यहीं पर प्रदर्शनी होगी, उसके लिए कुछ केंद्र बनाए जाते हैं जहां पर सम्मेलन होते हैं, उन केंद्रों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोगों दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? तो इस संबंध में हम काफ़ी दिन पहले ही बात कर चुके हैं, लगभग 15 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय है वो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो महिला विरोधी हिंसा होती है उसके रोकने के लिए कदम उठाएगा। तो इसी संबंध में कुल जो अन्य बाहर के देश हैं वहाँ पर 9 स्टॉप सेंटर खोले गए हैं। इसका उद्देश्य वही है, महिला विरोधी हिंसा को रोकना। तो क्या कहा जाए, भारत में ही इतनी ज़्यादा हिंसा हो रही है, रोज़ आप अखबार देखेंगे तो उसमें 2-4 रेप केसेस पड़े रहते हैं, लिखे रहते हैं। उस संबंध में हम रोक नहीं पा रहे हैं, जबकि विदेश में हम रोकने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल नंबर याद रखिएगा, 9 वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ खोले जाएंगे तो आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, सऊदी अरब। ठीक है, तो ये कुल 9 देश हैं। यहाँ के दूतावास जो हैं, जो एम्बेसी हैं, जो कमिश्नरीज हैं, वहाँ पर क्या खोला जाएगा? वन स्टॉप सेंटर खोला जाएगा। वन स्टॉप सेंटर का मकसद महिला विरोधी हिंसा से निपटना, और अधिकारी के अनुसार भारत में 300 और भारत में कितने और खोले जाएंगे? तो अभी से पहले से ही कई वन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं, 300 और खोले जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस नाम से प्रधानमंत्री योजना शुरू की है? तो ये है युवा प्रधानमंत्री योजना, इसका पूरा नाम है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई है? मंत्रालय, याद रखेंगे, शिक्षा मंत्रालय। इसका बहुत सिंपल सा उद्देश्य है, जो अब आने वाला 15 अगस्त है, इस दिन मनाया जाएगा आज़ादी @75। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आज़ादी @75। और इसके मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 259 लोगों की समिति का गठन भी किया गया था। तो ये भी पूछा सकता है कि किस प्रकार से प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, इस संबंध में नियम, कायदे, कानून और क्या कार्यक्रम रहेगा प्रोग्राम को करने का, इसीलिए यह बनाया गया था, यह समिति का गठन किया गया था जिसमें 259 मेंबर्स हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और इसी में एक प्रोग्राम नया इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है युवा प्रधानमंत्री योजना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? ये युवा और जो नवोदित लेखक हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। लेखन परामर्श कार्यक्रम चलाया जाएगा, राइटर कंसल्टिंग प्रोग्राम, और ये राइटिंग कंसल्टिंग प्रोग्राम ही है युवा। ठीक है, इसके माध्यम से आयोजित होने वाली एक कंपटीशन का, एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जो ऑल इंडिया लेवल पर होगी, जिसमें पहले इनको क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा। ट्रेन करने के बाद 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनको सम्मानित किया जाएगा 15 अगस्त 2021 को। तो यानी सिंपल सा उद्देश्य यही है, आज़ादी @75 को अच्छे से मनाना। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से लेखन में किन लोगों को शामिल किया जाएगा? तो जो बच्चे हैं वो तो शामिल रहेंगे ही 30 वर्ष से कम उम्र के, इसके साथ ही महान व्यक्तित्व जो थे आज़ादी के पहले के, उनके बारे में जानकारी इन बच्चों को दी जाएगी, उनके संबंध में लिखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये युवा प्रधानमंत्री योजना। ठीक है, 30 वर्ष से कम आयु है, इस पॉइंट पर नोट रखेंगे। ठीक है, इसके साथ इन बच्चों को पहले कंसल्ट किया जाएगा, इनको सिखाया जाएगा, उसके बाद 75 लोगों का चयन किया जाएगा, उनको अवार्ड दिया जाएगा 15 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं?
तो इनका नाम है आर्थर मुयर, ठीक है। 75 ईयर के हैं ये और ये अमेरिका देश से संबंधित हैं और सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले। तो ये हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपसे पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर नमीबिया नरसंहार को मान्यता दी है और वित्तीय सहायता पेश की है? तो ये देश है जर्मनी। देखिए 1904-1908 के बीच में नमीबिया में नरसंहार किया गया था। उस समय नमीबिया जर्मनी का उपनिवेश था। तो औपनिवेशिक काल में नमीबिया में नरसंहार किया गया था। मुख्य रूप से हेरेरो और नामा नाम की दो जनजातियां थी जिनका जेनोसाइड किया गया था, यानी एक साथ कई लोगों को मार दिया गया था। और अभी तक इसको मानता ही नहीं था जर्मनी, लेकिन 5-6 साल से वार्ता चल रही थी नमीबिया और जर्मनी के बीच में, जिसके बाद अब फिलहाल जर्मनी ने घोषणा की है कि वह मानता है कि उसके द्वारा नमीबिया जेनोसाइड किया गया था और अब वह वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए ये ऑलरेडी मैंने आपके लिए लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतिहास में पहली बार जर्मनी ने माना कि उसने 1 सदी पहले अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्तमान नमीबिया में लोगों के खिलाफ नरसंहार किया था। 1904 और 1908 के बीच जर्मन औपनिवेशिक लोगों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह करने के कारण हेरेरो और नामा जनजातियों के लोगों को मार डाला था, ठीक है। दोनों देशों के बीच 5 साल की बातचीत के बाद जर्मनी ने नमीबिया में सामुदायिक परियोजनाओं की मदद के लिए 1 अरब यूरो से अधिक की वित्तीय सहायता का वादा किया है। तो ये सब नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा था अमाउंट याद रखिएगा, 1 अरब यूरो है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका खींच लीजिए। अगला प्रश्न है, सबसे तेजी से माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सांग इंग हंग किस देश से संबंधित हैं? तो ये हैं हांगकांग देश की सांग इंग हंग। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को केवल 25 घंटे 50 मिनट में फतेह कर लिया, ठीक है। तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, किस देश संबंधित है? हांगकांग से है। मात्र 45 वर्ष इनकी उम्र है, ये पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए आज के सभी करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या है? भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं अशिता वी ओलेटी, अवनी दोषी, अशिता शर्मा, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो देखिए इसमें 2 प्रश्न हैं। पहली बात, किसने इसको लॉन्च किया है? ओपीडी का नाम, ओपीडी पोर्टल का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं श्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, श्री रामनाथ कोविंद, श्रीमती निर्मला सीतारमण। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड 2020 से किस भारत रत्न सम्मानित प्रोफेसर को सम्मानित किया गया? आपके विकल्प हैं CNR राव, जगजीवन रामल्ला, अमर्त्य सेन या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो गए वो प्रश्न जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया हेमराज राणा के द्वारा। हेमराज राणा की कमेंट को ऑलरेडी प्रिंट किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल लिंक परियोजना श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को कब तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है? तो अप्रैल 2023 तक जोड़ दिया जाएगा रेल के माध्यम से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से किसको? आप कश्मीर से कन्याकुमारी को, ठीक है। योजना का नाम क्या है? श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, यानी कश्मीर के श्रीनगर को कन्याकुमारी के बारामूला से इस रेल लिंक परियोजना के द्वारा जोड़ा जाएगा। घोषणा किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। कब तक जोड़ना है? अप्रैल 2023 तक। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? तो ये हैं अरुण वेंकट रमण, जो कौन बन गई हैं? वाणिज्य विभाग की डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की DG डायरेक्टर जनरल महानिदेशक। नीरा टंडन कौन है? ये जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सीनियर सलाहकार, सीनियर एडवाइजर के रूप में नियुक्त हुई हैं। उषा राव मोनाली ये क्या बनी है? आपको इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। उषा राव मोनाली UNDP की संयुक्त प्रशासक
नियुक्त हुई हैं, ठीक है, किसकी, यूएनडीपी की। अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न था किस भारतीय भारोत्तोलक ने जूनियर विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में रजत पदक जीत लिया है। तो इनका नाम है अंचिता शिल्यू, 19 वर्ष के हैं ये, उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल जूनियर विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।